आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए, आचार्य जी। धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आज हम वैदिक कृषि के बारे में जो कुछ प्रयोग हुए हैं भारतवर्ष में और जो कृषि उत्तमा वृत्ति मतलब कृषि ये सर्वश्रेष्ठ वृत्ति मानी गई है। कृषि के आधारित ही पूरा जनजीवन है। तो सर्व प्रकार के मनुष्यों के लिए सभी प्रकार की जो स्तर है मनुष्य जीवन के वो सब में कृषि है, वो उपयोगी है और अनिवार्य है। तो कृषि के बारे में वैदिक ग्रंथ में, अथर्ववेद में और अन्य ग्रंथों में, वराहमिहिर ने खगोल ग्रंथ में और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अनेक अनेक एंगलों को लेकर विचार किया है। जैसे वराहमिहिर है वो खगोल और ज्योतिषविद, तो वराहमिहिर ने जो विचार किया कृषि का वो ज्यादातर खगोल और खगोल के सूर्य चंद्र नक्षत्रों को लेकर जो असर होती है कृषि के ऊपर उसको लेकर विचार किया। आगे जाकर चाणक्य ने जो विचार किया वो समाज व्यवस्था को लेकर और बीज के जो संस्कार होते हैं और ज्यादा कैसे फसल आए, अर्थशास्त्र समृद्ध हो हमारा, वो आधारित कृषि द्वारा और उसको किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं उसका विचार चाणक्य ने किया है, चाणक्य अर्थशास्त्र में। आगे जाकर और बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे कृषि पाराशर है तो वो स्पेशल कृषि का ही ग्रंथ है। तो कृषि में जो हजारों सालों से प्रयोग हो रहे हैं भारत में, उसके ऊपर अनेक अनेक ऋषियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, अपने अपने अनुभव बताए, जो हजारों साल से ऋषि मुनि कृषि करते आए। ये नहीं है कि ये एक कहीं ऐसी रूम में बैठकर कृषि के बारे में बात कर रहे हैं जैसे नेता के राजनेता कर रहे हैं। वो खुद कृषि की है, उन्होंने खुद कृषि के बारे में अनेक प्रयोग किया। जैसे गुत्समद नामक ऋषि है, उन्होंने पहली बार कार्पास बोया। कार्पास सबसे पहले वर्ल्ड में पहली बार किसी ने भी कार्पास की खेती की, कॉटन की खेती की, तो कॉटन सबसे पहले बीज गुत्समद ऋषि लाए। ऐसे बहुत सारे बीजों को कौन से ऋषि लाए यहाँ पर। बहुत सारे बीज थे जो बाहर भी होते थे, बाहर की जलवायु के अनुसार होते थे, और वो भी यहाँ पर भारत में आए और उसको और एक एक जीवंतता वृक्षों में देखी गई है कि 1 या 2 वर्ष में वो इस वातावरण को ही अनुकूल बना लेते हैं, और जो बना लेते हैं वही यहाँ टिक जाते हैं, जो बना नहीं पाते वो यहाँ टिक नहीं पाते। तो वो अपने रीत से उसको अनुकूलन साध लेते हैं। जैसे हम साउथ में जाते हैं, साउथ का आहार हम 10 वर्ष में हम भी उस आहार को करने लगते हैं। आप लोग गुजरात या राजस्थान आते हैं तो आप लोग भी, साउथ इंडियन भी इस प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, फिर धीरे धीरे वही करने लगते हैं, उसको वही सूट हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार वो आहार विहार होता है, जो वातावरण होता है उसके अनुसार वो आहार विहार होता है। यहाँ कोई आएगा तो निश्चित मूंगफली का, तिल का तेल खाएगा, लेकिन वही जब व्यक्ति साउथ में जाएगा तो वहां पर नारियल के अनुकूल ऋतु है, नारियल के अनुकूल देश है, वो नारियल ज्यादा होते हैं, तो नारियल का तेल वहां पर खाएगा, वहां नारियल का यूज होगा ज्यादातर। उत्तर भारत में जाएगा तो वहां सरसों का तेल आएगा, सरसों का तेल खाने में आएगा। तो लेकिन यूपी का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आएगा तो यहाँ पर मूंगफली और ये ज्यादा होता है, तिल का तेल। तो ये जैसे हम अनुकूलन साध लेते हैं उसी तरह से पेड़ पौधों में भी विशिष्ट चेतना है और वो चेतना अनुकूलन कर देती है। अब उसके ऊपर ऋषि मुनियों ने विचार करके खेती के अनोख प्रयोग की। मैं कभी कृषि पाराशर के ऊपर खास एक क्लास दूंगा, तब तो जब मैं उसको पूरा, जब मेरे पास समय होगा। लेकिन एक कृषि पाराशर में बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए हैं। दूसरा, काश्यपीय कृषि पद्धति में, कश्यप है वो धरती पिता कहे जाते, काश्यप ऋषि है वो पूरी पृथ्वी के पिता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कृषि के जो प्रयोग है उनका प्रदान करने का जो श्रेय है, प्रदान जो किया है उन्होंने, तो वो काश्यप ऋषि ने किया है। तो इसका एक ग्रंथ है काश्यपीय कृषि पद्धति, वो संस्कृत में है लेकिन उसकी प्रामाणिक व्याख्या भी उपलब्ध नहीं है। जल्द से जल्द हम ऐसे प्रयोगों को लोगों के सामने रखेंगे
क्योंकि ऋषि मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के दबाव में आकर झूठा डेटा नहीं देते हैं। आज का कृषि का सबसे बड़ा लूप होल्स जो होता है वो केवल ना केवल झूठे डेटा पर चलता है। तो वो बहुत सच भी डेटा होता है, लेकिन बहुत कुछ तो मार्केटिंग के लिए भी होता है। जैसे खाद का अभी किया, जैसे यूरिया आया, जैसे डीएपी आया, तो बहुत सारी चीजें जो हमको नेचुरल सोर्स से मिलती है उस सोर्स को हम केमिकल यूज करते हैं। तो इसके लिए ऋषि मुनियों का ज्ञान जो होता है वो रजस्तमोभ्याम विनिर्मुक्ता तेषाम ज्ञानम असंशयम, अर्थात रज और तम के बाहर निकलकर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। और ये अलग अलग ग्रंथों में प्रयोग देखने को मिलते हैं। जैसे बीज का मैंने प्रयोग बताया था, वो पहले भी कृषि यूनिवर्सिटी वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में गुरुजी ने उसके परिणाम दिखाए। आपने भी परिणाम उसके सुने नरेश जी के द्वारा कि भाई कितने 5 साल में कितने परिणाम आए उससे। और एकदम मुफ्त का प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं, कोई उसकी ग्रांट की जरूरत नहीं, कोई किसान को बड़ी कोई वस्तु लेने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। तो अनेक हजारों प्रयोग, आप जब खेती करते हो तो आपको पता है कितनी मेहनत का काम है कोई प्रयोग करना, उसमें रिस्क कितना होता है, इसमें सोचना कितना पड़ता है, इसमें प्रायोगिक कितना करना पड़ता है, वो बहुत कठिन होता है। और ऋषि मुनियों ने ये सारा का सारा पूरा का पूरा रिसर्च करके संस्कृत के मंत्रों द्वारा लिखित किया है। अब आज हमारी समस्या ये है कि मंत्र जो जानता है संस्कृत का जो पंडित है उसको कृषि के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो कृषि जानते हैं उसको संस्कृत पता है। तो ये दोनों अलग अलग लाइन हो गई बिल्कुल। कृषि वालों को ये लगा कि भाई ये तो कृषि यूनिवर्सिटी का काम है, हमको वो लोग बताएंगे। कृषि यूनिवर्सिटी वाले को ऊपर से आ जाता है कि आपको इसको प्रमोट करना है, ये चीज को, जैसे आम को है तो एक ही आम को फेमस करना है, केसर को, तो उनके ऊपर लगता है तो सब केसर ही केसर ही केसर ही देते हैं सबको। और एक कोई आइटम मिल गई, जैसे मूंगफली में G20 मिल गई तो G20 को ही सब जगह ये करते हैं। वो बीज भी गवर्नमेंट से आता है। तो आज हम बीज के बारे में बात करेंगे कि पहले बीज के ऊपर कितना विचार है, फिर बोने के वक्त कितना विचार है, और मॉडर्न के टाइम पर अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें नक्षत्र का, चंद्र का, सूर्य का, उसकी स्थिति का कहीं कोई विचार नहीं किया गया है। बारिश आई बो दो, चलो बारिश आई, अभी 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आएगी, चलो वो किसी ने ऐसा बता दिया कि भाई चलो न्यूज में बता दिया किसी ने, साइंटिस्ट ने आकर, या कृषि यूनिवर्सिटी ने एक बता दिया कि भाई इतने दिन के बाद बारिश आएगी, तो हम लोग बो देते। बोने में क्या क्या चाहिए वो कुछ नहीं, एक ट्रैक्टर वाला आ जाता है, हम बीज भी दुकान से, मतलब एग्रो की दुकान से लाते हैं और वो कर चला जाता है। उसमें भूमि का शोधन, भूमि का संस्कार, या तो फिर बीज का कोई संस्कार, ये तरह के कंसेप्ट अभी नहीं है, हम वो लाना चाहते हैं। उससे फसल केवल क्वांटिटी ज्यादा होगी ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। आज मुझे दुख होता है जितने भी कृषि के बारे में भी काम करते हैं वो लोगों को एक ही कहते हैं कि इससे क्वांटिटी बढ़ेगी, उसको फसल बढ़ेगी, बस फसल की बढ़ने की बात कर रहे हैं। फसल उत्तम होगी, क्वालिटी वाली होगी, सात्विक होगी, ये बात तो रह जाती है। लेकिन वैदिकों के ध्यान में तो ऋषि मुनियों ने तो फसल की क्वांटिटी बढ़े उससे भी ज्यादा महत्व क्वालिटी बढ़े उसको दिया है। क्योंकि अन्न है वो क्वांटिटी में कभी मापा नहीं जाता है, उसकी क्वालिटी में नापा जाता है। आप आहार लेते हो तो ये जरूरी नहीं है आप कितना आहार लेते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है आप कैसा आहार लेते हो। क्वालिटी आपकी आहार की कैसी है, क्वालिटी रही तो आप एक रोटी खाएंगे बहुत हो गई, लेकिन वो रोटी कब कैसे खा रहे हो बहुत महत्व का हो जाएगा। क्वालिटी बहुत महत्व की है खेती में, उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। आगे आने वाला समय ये है कि आपके पास क्वालिटी होगी तो क्वालिटी वाले ग्राहक ही अभी जग रहे हैं। बाहर विदेशों में तो आज भी जा रहा है ऑर्गेनिक के नाम से बहुत कुछ, और ऑर्गेनिक और क्वालिटी वाली वस्तुएं। अच्छी आम तो यहाँ शाखा पक्व आम तो भारत में मिलती ही नहीं है, वो वहीं चली जाती है। तो ऋषि मुनियों ने ये पहले सिद्धांत बताया है कि क्वालिटी हमको डेवलप करनी होगी, क्वालिटी हमको देनी होगी, और वो धरती माता में, धरती में ये गुण है सारे क्वालिटी। हमको वो द्रव्य को जानना होगा, और वो कोई साइंस में नहीं आएगा। आप जो भी का जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ये बातें नहीं आएगी, संस्कार, क्वालिटी वगैरह, उसमें केवल क्वांटिटी की आएगी। तो क्वांटिटी जैसे बढ़ाएंगे हो सकता है क्वालिटी धीरे धीरे खत्म भी हो जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, उसके शॉर्टकट्स हम लेते हैं और उसके कारण जमीन से बहुत सारे तत्व निकल जाते हैं। तो ये सभी बातों का पूर्ण विचार ऋषि मुनियों ने किया है। आज मैं थोड़े प्रयोग बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है बीज से। तो बीज में चाणक्य ने बहुत विचार दिया है अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। बीज में कभी भी
मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति निम्न स्तर का बीज नहीं बेचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और यदि कोई निम्न स्तर का बीज देता है, कोई निम्न स्तर का बीज बोता है, कोई बीज में चीटिंग करता है, तो उसको सबसे बड़ी चीटिंग माना गया है, मानी है चाणक्य ने। 100% भ्रष्टाचार बिना का समाज कभी किसी सामय पर नहीं हो सकता है। रामायण में भी कुछ परसेंट, 1-8%, 0.5%, 0.1% तो भ्रष्टाचार था। उससे पहले भी 0. लेकिन कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें 0.1% भी भ्रष्टाचार नहीं चल सकता। तो इसमें मुख्यतः से 3 क्षेत्र ऐसे बताए। आप दूसरी जगह पर हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरी जगह जो भ्रष्टाचार होगा वो कदाचित सही होगा। हम देखते हैं कि रिक्शा वाला हमको 10 रुपया ज्यादा ले लेता है, 50 रुपया ज्यादा ले लेता है हमारी मजबूरी समझकर, या आपका कार वाला ले लेता है, तो वो कितनी बार लेगा, ले लेकर कितनी बार लेगा वो? 1 बार, 2 बार, 5 बार, कितने लोगों से लेगा मैक्सिमम? उसकी एक लिमिट है। लेकिन कोई यदि स्वास्थ्य के ऊपर, कोई यदि शिक्षा के ऊपर और कोई यदि कृषि के ऊपर भ्रष्टाचार करता है, तो आदमी अकेला भ्रष्टाचार नहीं करता है, वो भ्रष्टाचार की परंपरा खड़ी करता है। आज देखो, आज डॉक्टर क्यों लूट रहे हैं हॉस्पिटल बनाकर? क्योंकि डॉक्टर जहां पर पढ़ने गया मेडिकल कॉलेज में, वहां मेडिकल कॉलेज ने उसके पास से खींचकर पैसे ले लिए। 20 लाख रुपया डोनेशन का, सीट का, 10 लाख फीस का, 5 लाख उसका, 5 लाख उसका, ऐसे करके उसको निचोड़ लिया एक। उसने लोन ले ली, अब वो कहां से निकालेगा? तो अब उसने भी चालू किया क्या कि मैं भी अब क्या करता हूं, मैं भी इनको लूटने का काम करता हूं। तो उठने लूटने का चालू किया। वहां कोई पेशेंट चला गया, उसके पास से डॉक्टर ने पैसे लिया, अब उसको विचार आया मैं क्या बना रहा हूँ, अच्छा मेरा व्यापार डेयरी का है, चलो मैं मिलावट करके अब दूध चालू करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं से पैसा निकालना है ज्यादा से ज्यादा। फिर वो दूध कोई लाया, उसने विचार किया कि अच्छा दूध बहुत महंगा है, अब तो मैं क्या करता हूँ, वो रिक्शा वाला दूध लाया, उसको लगा कि अब तो मेरा कोई 25 रुपए में होने वाला नहीं, अब मैं भाड़ा 50 रुपए का। अब ये पूरी परंपरा चालू हो गई। बीच में भी चाणक्य ने ये बताया कि बीच में जो होने वाला भ्रष्टाचार है, बीज का आप ध्यान रखोगे तो उत्तम से उत्तम बीज आप इकट्ठे करो, उन्होंने बताया। और उसका समय दिया फाल्गुन और चैत्र का महीना, क्योंकि बीज को तपाना पड़ता है उसके पहले। तो उत्तम से उत्तम बीज संग्रहित करो, ऐसा बताया चाणक्य ने। वो कृषि का पहला स्टेप है, उत्तम बीज का संग्रहण करना। अभी कल बोना है, आज एग्रो पर गए और लाए बीज, ऐसा नहीं करना है। ज्यादातर किसान ऐसा ही करते हैं, कल बोना है आज ला गए, आज एग्रो में चले गए, चलो कौन सा है, वो बोले कि वो बीटी कॉटन है, चलो दे दो, इतने इतने दे दो। वो ले लिया, गेहूं का कौन सा है, वो बोले ये है, वो फला ये जाति का है, ठीक है दे दो। अब उसका क्या क्वालिटी है, कुछ नहीं। और उसमें एक और भ्रष्टाचार आया है, वो है जीएम फूड, जीएम बीज में, जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जीन सेट, जैसे टमाटर का है, तो टमाटर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो टमाटर की यदि ऊपर की जो त्वग होती है, जिसको त्वग कहते हैं संस्कृत में, लेकिन ऊपर की जो परत होती है, वो परत यदि मजबूत रहती है तो टमाटर बिगड़ता नहीं। वो देख लिया कि ये यदि नरम हो जाता है तो बिगड़ जाता है, लेकिन वो ऐसी ही रही, कठिन रही, तो बिगड़ता नहीं है। अब यहाँ से उसको भेजना है बाहर, अरब की कंट्रीज में भेजना है, मानो उसका सोच करके, या उसको ही टमाटर को ही भेज देना है, या फिर यूएसए में भेजना है। तो उसको भेजने के लिए आपको पता है, उसके बीच में जो भूंड होता है, उसका जो डीएनए होता है, उसको उसमें मिक्स किया जाता है। उसका जो जनीन होता है उसको मिक्स करते हैं टमाटर के बीज में। अब टमाटर का बीज में जो ऊपर की छाल होती है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो भूंड का जो है, मतलब सुअर का जो है, वो चमड़ी कठिन होती है। तो वो चमड़ी कठिन होती है तो वैसी चमड़ी टमाटर की बन जाती है। अब हम लाते हैं, हमको पता नहीं हम टमाटर के साथ और क्या खाते हैं। अब ये दोनों आयुर्वेद के मत से तो बहुत 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 विरोधी है। अब आयुर्वेद के ग्रंथ में भी विरोध इसका नहीं है, इतना बड़ा विरोध ये दोनों का है, तो हमको अनेक प्रकार के रोग होते हैं। क्योंकि ये दोनों को जब इकट्ठा किया तो दोनों को स्वभाव नहीं जाना कि भाई इसके साथ इसकी चमड़ी तो हो जाएगी अच्छी, लेकिन बाद में उसकी क्वालिटी कैसी हो जाएगी। तो जीएम फूड भी जब से आया भारत में, तब से भारत का पतन
बीज की दृष्टि से तो हो गया। उत्तम बीज चाणक्य ने जो बताया है एक सिद्धांत, उत्तम बीज का संग्रहण करो, ये महीनों में उत्तम बीज का संग्रहण करो। संस्कृति गुरुकुलम अगले ही साल से अभी वनस्पति के उत्तम बीज संग्रहित करके, और मेरे मित्र है बहुत सारे यहाँ पर जो हम यहाँ पर बीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अब उसको पूरे भारत कि उत्तम से उत्तम बीज जो चाणक्य ने बताए हैं, ऐसे रेयर जो वनस्पति है उसके भी बीज, और जो जनरल वनस्पति हो रही है, क्योंकि खेत में कौन सी वनस्पति बोनी है उसका एक साइंस है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि खेत में कौन से वृक्ष बो दे। इसमें भी ऐसा होता है, जो किसान को अच्छा लगा वो गाड़ी भर कर लाता है और वो बो देता है खेत में। उसको लगता है कि सारे वृक्ष को बोया जाता है। सारे वृक्ष बोना है तो कहाँ बोना है, कौन सा वृक्ष बोना है, उसका क्या लाभ है, वो पूरा एक वृक्ष का विज्ञान है, उसका बताया है पूरा वृक्ष का विज्ञान। अब इसमें बीज के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला बीज संग्रहण की बात आती है, वो गर्मियों में करना है और उसको सुखाना है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बीज। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है कि बीज का संग्रहण कर दिया, उत्तम से उत्तम बीज का। मानो आपको लगता है कि साउथ में चावल का बीज उत्तम क्वालिटी का है तो वहां से मंगवाओ। आपको लगता है गुजरात में ये बीज उत्तम प्रकार का है, बाजरी का बीज उत्तम प्रकार का हो या और कोई भी बीज हो, तो उत्तम प्रकार के बीज को लो, उत्तम प्रकार के बीज का संग्रहण करो। वो एक बहुत बड़ी सेवा है, वो एक बहुत बड़ी बचाने का काम है, वो बहुत बड़ा स्वास्थ्य का काम है। स्वास्थ्य का काम केवल ये नहीं है कि आप फोन पर पूछे और मैं आपको बताता जाऊं ब्लड प्रेशर के लिए वो लो और उसके लिए वो लो, उसके लिए वो लो, वो ये केवल नहीं है। वो तो रोग होने के बाद की बात है, लेकिन रोग होने से पहले हमको उत्तम अन्न खाना है ताकि हम अनेक प्रकार के रोगों से बच जाए। तो ये बड़ी सेवा है कि उसको उत्तम बीज का संग्रहण करे। उत्तम से उत्तम बीज किसान है वो उत्तम बीज का संग्रहण करे और उत्तम बीज धरती को अर्पित करे, उत्तम बीज की खेती करे। अब ये एक उत्तम बीज का संग्रहण वो पहला स्टेप चाणक्य बताते, ये पहला स्टेप करना है कि उत्तम बीज का संग्रहण करना है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये पहला काम करना है। आपकी जमीन कितनी भी अच्छी होगी, पानी कितना भी होगा, मेहनत करने वाले कितने भी होंगे, लेकिन बीज अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहला काम होना चाहिए बीज। तो अभी जो जीनेटिकली मॉडिफाइड आता है उसको छोड़कर जो देशी बीज आता है, जो सालों सालों से आ रहा है देशी बीज, उसका संग्रहण करना है, उसको ढूंढना है, लोगों को जगाना है कि भाई ये बीज में इतना इतना फर्क है दोनों। तो सबसे उत्तम माना गया कि बीज संग्रहण ये पहला स्टेप है, वो आप देखिए। अब उसको बीज को उपचार करने की एक पद्धति थी। वो बीज को उपचार किया जाता था, अर्थात उसके संस्कार किए जाते थे। तो बीज को संस्कारित करने के लिए उसको भावना दी जाती है। आयुर्वेद का वर्ड आ गया फिर से, भावना देना। तो उसको क्या हो गया कि उसको कोई तेल में या तो फिर कोई दूध में या तो और किसी द्रव्य में भिगोकर फिर से उसको सुखाना ताकि वो सब गुण उसमें ले सके, फिर भिगोना, फिर सुखाना, फिर भिगोना, फिर सुखाना। ऐसे अलग 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 मतलब ऐसा ऐसा करते करते वो प्रोसेस हो सकता है वो 5 दिन की हो, 10 दिन की हो, अलग अलग प्रोसेस है। आप 4 घंटे 6 घंटे भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करने से, हमने पिछली बार नरेश भाई का और दीपक भाई का भी देखा था, उसने ये प्रयोग किया था, बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिला। अभी उसमें जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है जब बीज को द्रुत कर देते हैं, आप भावना दे देते हैं। आयुर्वेद का ये बड़ा कंसेप्ट कृषि में आ गया। हम लोग आयुर्वेद में आम्ल की रसायनम या ऐसी बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं जिसमें स्वरस की भावना दी जाती है। पाउडर को उसी के स्वरस में रखना, फिर सुखाना, फिर वो पाउडर पूरा का पूरा ग्रहण कर लेगा, फिर से उसको भावना देना, फिर से सुखाना। इस तरह से भावना देने का एक प्रकल्प है, भावना देने का एक विधान है। अब चाणक्य ने ही अपने अर्थशास्त्र में यहाँ पर अलग अलग बीजों के लिए अलग अलग की भावना देना है, अलग अलग वस्तुएं बताई गई है। जैसे कि धान्य बीज है, धान्य बीज के बारे में बताया है। धान्य अर्थात आप समझ सकते हैं चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरी हो गई, ये सब धान्य कहे जाते हैं, जिसको संस्कृत में शुक धान्य कहते हैं। शमी धान्य में सब दलहन होती है, वो पिछली बार मैंने बता दिया था। तो शमी धान्य में सभी दलहन है और शुक धान्य में ये सभी है, मतलब जो बाजरी है, गेहूं है, चावल है, ये सभी धान्य है, जिसको हम साधारण भी धान्य कहते हैं। तो उसको बताया है उसकी विधि कि उसको रात के समय ओंस में
मतलब उसमें साधारणता से ओस में जैसे बीज आ गया तो वो ओस जो होती है, जो सुबह सुबह होती है, आपको ओस पता होगा, हिंदी भाषा का शब्द है ये, जो थोड़े थोड़े पानी के बिंदु रह जाते हैं उसको ओस कहते हैं, वो आपको पता होगा। जो वृक्ष वनस्पति पर पानी के ये थोड़े 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 होते हैं, उस अवस्था में रात को उसको रखकर जब ओस का समय हो, ओस पड़ता हो, उस समय पर उसको रखना है। और दिन में फिर धूप में, अब ओस के कुछ गुण है, वो जर्मिनेशन फास्ट कर देता है, दिन में फिर सुखा देना। ऐसा 7 दिन तक करने का विधान चाणक्य ने बताया है। किसमें? धान्य के बीजों। आप ये बात याद रखिए, ये धान्य के बीजों में चाणक्य ने बताया। आगे कोशी धान्य की बात है। कोशी धान्य मतलब समी धान्य, मतलब जैसे दलहन हो गई, तो दलहन के लिए बताया है 3 दिन रात या 5 दिन रात उसको ऐसी प्रक्रिया करनी है। उसकी 7 दिन की प्रक्रिया बताई, उसकी 3 से 5 दिन की प्रक्रिया बताई है। फिर कांड बीज के लिए, कांड के जैसे हम उसको बो देते, जैसे केले बोए, तो उसके लिए कुछ विधि बताई गई है, वो भी हम देखेंगे। अभी केवल बीज के बारे में हम बता रहे हैं। कांड की, कंद की, इसकी बात हम बाद में करने वाले। उसका पूरा मैं उसका एक टेबल बनाता हूं। अगली बार हो सकता है हम यदि कृषि का लेंगे, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी रहे वो कि हाँ ये करना है। कृषि का मैं कार्य थोड़ा इसमें से खाली हूँ, विषय बहुत थे मेरे पास, तो थोड़ा खाली हो जाऊं तो गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन किए। तो ये एक बीज का ये बताया। खाली आप कुछ न करें, आप केवल गाय के दूध को, ताजे दूध को, उसमें देखिए आपको गर्म नहीं करना है, उसमें जो बीज का प्रक्रिया करना है वो आपको कच्चे दूध में करना है। पीने का जो दूध है वो पक्का ही दूध पीना है, वो कभी कच्चा नहीं पीना है। आप बात याद रखिए, दूध पीना है तो वो पक्का ही दूध पीना है। सिवाय के धारोष्ण दूध गाय का पी सकते हो, मैं आयुर्वेद के जब विषय लूंगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन जब आपको बीज भिगोने हैं तो कच्चे दूध में ही भिगोने, तो 4 से 6 घंटे तक उसको भिगो सकते हैं। और रोज 7 दिन तक, 10 दिन तक उसको भिगोया, फिर सुखाया, फिर भिगोया, फिर सुखाया, ऐसी भावना दे सकते हैं 7 से 10 दिन तक। ये तो साधारण नियम है, बीच में जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। मैंने पिछली बार अंकोल तेल की भी बात की थी, वो भी मैं कहूंगा। एक और चाणक्य ने युक्ति बताई, उन्होंने बताया है, ये श्लोक है, सर्वबीजानां तु प्रथमम वहां पे सुवर्णदक संप्लुता पूर्व मुष्टिम वापये। उन्होंने बताया है कि सुवर्ण जल, सुवर्ण से जल बनाने की एक विधि, जैसे सुवर्ण से सुवर्ण प्राशन बनता है, सालों से बनाते हैं हम लोग, उसी तरह से सुवर्ण जल बनाने की एक खेती में विधि है। वो हो सकता है हम प्रायोगिक करवाएंगे। वो थोड़ा सुवर्ण का जल महंगा पड़ेगा, थोड़ा सुवर्ण चाहिए उसके, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि उसको पहले छिटकना है। इसका साइंस बहुत गहरा है, आपने ये सुना भी नहीं होगा कहीं पर भी, लेकिन ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये लिखा है संस्कृत भाषा में, और ये 100% उसका रिजल्ट है। यद्यपि मैंने सुवर्ण जल का कभी प्रयोग नहीं किया है, मुझे ये अवसर नहीं मिला है, अगली बार मैं संस्कृति गुरुकुल में ये प्रयोग करने वाला हूँ, वो जल को बनाकर। और आप लोगों को भी, जो मैं 10 किसान को, जिसको डेडिकेटेडली वो गाय को रखकर जो नेचुरल कृषि पूरा का पूरा कुछ मेरे प्रायोगिक जो रूप है वो मैं देने वाला हूँ, कुछ कुछ मैं औषधियों का भी बनाने वाला हूँ। तो वो प्रयोग करे और वो अपने रीत से अनुभव करे कि इसको जो लिखा है सालों पहले, वो कितने संशोधन और कितने मेहनत के बाद इसको लिखा गया है। तो पहले उसको सुवर्ण के जल में, द्रुत जल में उसको भिगोना है 1 दिन, और फिर सुखाना है और फिर बोना है। आगे कृषि करने के लिए एक प्रार्थना दी गई, क्योंकि कृषि एक प्रकार की उपासना है, और उसके लिए एक मंत्र दिया गया है, जो चाणक्य ने पूर्ववर्ती ग्रंथों में से ये मंत्र, वो भी मैं आपको आगे पीपीटी प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूं। मैं सिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से उसका उच्चार करना है संस्कृत में। तो ये सबसे पहले बताया बीज, कि बीज को इस तरह से संस्कारित करके ही बोए। अभी हम लोग कुछ प्रयोग करें, आप कुछ बीज बोते हैं तो कुछ बीज ऐसे ही बो दीजिए, और कुछ बीज को ऐसे संस्कार करके बोए। आप दोनों का समान क्वांटिटी कर दे, जैसे आपको 200 ग्राम बीज बोना है किसी वस्तु का, मानो 500 ग्राम या 1 किलो बीज बोना है, तो 1 किलो बीज में आप 500 ग्राम दोनों का हाफ किलो कर दीजिए, अलग अलग, एक हाफ किलो अलग रख दीजिए, एक हाफ किलो अलग रख दीजिए। इधर वो हाफ किलो आप बो दीजिए, सेम क्वालिटी का बीज, आप जो भी बीज ले रहे हैं वो ले लीजिए, सेम क्वालिटी का। 1 किलो बीज लिया, उसमें से हाफ किलो यहाँ ऐसे ही बीज बो दिया, और हाफ किलो
को दूध की भावना दिया। पहले दूध की भावना देकर वो ½ किलो बोया सेम डे, मतलब आप ज्यादा ना करें तो एक दिन दूध में रखकर उसको ऐसे ही रहने दिया, दोनों को सेम डे बोया। उसके ऊपर हमने प्रोसेस कर दी और उसके ऊपर प्रोसेस नहीं की। ये दोनों को समान रूप से बोया, थोड़े इधर, दोनों का ऐसे इस तरफ थोड़े बीज, इस तरफ थोड़े बीज। आप दिखेंगे कि दोनों के ग्रोथ में बहुत अंतर होगा। फिर आप आगे जाएंगे कि दोनों की स्वीटनेस, मिठास में भी बहुत अंतर आएगा। दोनों अलग अलग, मतलब एक क्वालिटी अलग आएगी। आप प्रयोग कर सकते हैं उसका, ये आप अवश्य प्रयोग करें। मैं सबको आह्वान करता हूँ, 2-4 किसान 5 किसान करते हैं उसका, और मैंने बताया है, और कोई करता है तो मुझे पता नहीं है। नरेश भाई करते हैं, दीपक भाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं वो प्रयोग करते हैं। पहले के किसान में गुजरात में कहता था तो कोई प्रयोग नहीं करता था, उसको ऐसा था कि इसको क्या पता होगा कृषि के बारे में, ये तो उसका, क्योंकि मैं कोले ने एक डाल दिया है कि डॉक्टर होगा, उसको केवल मेडिकल लाइन पता होगी, उसको फिर कुछ और पता ही नहीं होगा, वो एकांगी होगा। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो, बोले नहीं वो तो आपका विषय नहीं है ना। अब ऋषि मुनि है, वो एक ही गुत्समद है, वो आयुर्वेद का ग्रंथ लिखता है, वही कपास की खेती करके एक नई जात विकसित करता है गुत्समद के नाम से। कॉटन, पूरे भारत ने कॉटन बोना शुरू कर दिया उस टाइम। उसी तरह से एक ऋषि अनेक क्षेत्र में काम करते थे, क्योंकि उनकी प्रज्ञा ऐसी थी कि अनेक क्षेत्र में उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि चलती थी, चाहे कोई भी विषय हो। तो ये एक आप ध्यान रखें कि गुरुजी ने भी ये जो बताया है वो पूरे प्रायोगिक करके कृषि के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कृषि के बारे में हर एक वस्तु वो जानते थे, कैसे कृषि की जाए, किस तरह से कृषि फलवती हो, हमको अच्छा से अच्छा फल दे। तो ये आप एक ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि केवल जो गुरुकुल चलाता है या ऐसा कुछ करता है कृषि में नहीं जानता है। कृषि यूनिवर्सिटी वाले वो प्रायोगिक बहुत कम करते हैं, ऐसी ऑफिस में बैठकर डेटा तैयार करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खेत में रह रहे, खेत में कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो हमको प्रयोग होता है, कुछ प्रयोग और प्रामाणिकता से जो प्रयोग होते हैं, हम जो सफल होते हैं, तो उसमें हम आपको बताते हैं कि ये प्रयोग आप अवश्य करिए, ये प्रयोग करिए आप दूध में भावित करने का। ज्यादा जानकारी के लिए आप नरेश भाई को पूछ सकते हैं, उनका नंबर भी देंगे आपको, कि वो बीज को भावित करके लगा रहे हैं और उसके रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये मैंने कहा बीजोपचार। अब केवल बीजोपचार में केवल दूध नहीं है, लेकिन पहले स्टेप में आपको केवल दूध का करना है। पहले स्टेप में आपको केवल दूध का करना है, बराबर है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही वो हेवी हो जाएगा, इसलिए पहले आप दूध का करें। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम पर्टिकुलर बीज को पर्टिकुलर किस द्रव्य की भावना देंगे, जैसे जर्मिनेशन ग्रोथ उसका बढ़ जाए, उसकी मैं बात आपको बताऊंगा। तो ये एक बीज के उपचार की बात मैंने बताई कि बीज का उपचार करें। फिर अलग अलग जो ऋतुएं होती है उसका विचार किया गया कि किस ऋतु में किस दिन को बीज को बोना है। वो होता है बीज का समय निर्धारण, कि कब बीज बोना है। कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं और कोई विशेष नियम दिए गए हैं, उसमें पूरा का पूरा नक्षत्र का एक विचार है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ होता है क्या नक्षत्र का प्रभाव? पूरी पृथ्वी पर चंद्र का प्रभाव होता है। भगवान ने गीता में बताया है, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, रसात्मकः सोमो भूत्वा सर्वाः औषधिः पुष्णामि अहम्। सभी औषधियों को सोम बनकर मैं पुष्ट कर देता हूँ। तो चंद्र का सीधा संबंध औषधियों के साथ है। चंद्र का है तो नक्षत्र का ही गया, क्योंकि वो साथ साथ में ही रहता है, चंद्र उसके साथ ही रहता है। तो नक्षत्रों का प्रभाव भी खेती के ऊपर पड़ता है। आपने कोई ऐसे नक्षत्र में बो दिया तो बारिश भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो नक्षत्र योग्य नहीं होगा तो थोड़ी बहुत कम होगी फसल, या योग्य नक्षत्र होगा तो ज्यादा होगी। कोई कोई रोग आ सकते हैं। अब वो खगोलीय घटना हमको पता नहीं होती, इसलिए पहले कहा जाता था कि 6 आपको पढ़ने जैसा है। भारत में कितना विचार किया गया है मनोविज्ञान। उन्होंने बताया कोई शिष्य गुरु के पास आ जाए, वाग्भट ने लिखा है दूसरे अध्याय में अष्टांग संग्रह में, शिष्य के गुण बताए हैं। कितने गुण पता है? 20 गुण बताए आयुर्वेद पढ़ने के लिए। 20 गुण में 16वें नंबर का गुण जो बताया है वो षण्मासानुसायी। 6 महीना कोई व्यक्ति रहता है तब वो माना जाता है कि वो शिष्य के योग्य है, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ उसकी धैर्य की परीक्षा होती कि वो कितना धीरज रख पाएगा। हमारे गुरुजी के पास बहुत लोग आते, 1 महीना रहा, 2 महीना रहा,
फिर उसको लगा ये तो लंबा काम है, चलो छोड़ देते। संस्कृत का भी क्लास चालू हो गया, एक बार नहीं समझेंगे, दो बार नहीं समझेंगे, बहुत लोग चले जाएंगे कि ये हमारे काम की नहीं है, टेढ़ी खीर है बहुत ही, ये हमारा काम का नहीं। तो 6 महीना जो रहता है उसको अपने आप उसका मानसिक विकास, मानसिक स्तर हो जाता है, वो तैयार कर देता है। उसी तरह से वो बहुत बड़ा गहरा विचार है। हम यहाँ पर मैंने ये बात क्यों की वो मैं बताता हूँ कि चाणक्य ने ये बताया है कि इसके प्रयोग करने हैं, इसका प्रयोग आप करिए, थोड़ा थोड़ा भी करिए, 2-3 महीना उसके प्रयोग करिए। सीधा ऐसा ना बताए कि इसमें कुछ होता नहीं है। हर एक नक्षत्र का एक प्रभाव होता है, एक परिस्थिति होती है, वो हम समझे। तो इसका एक तालिका दी गई है, तो उसमें बताया है कि नक्षत्र का नाम है तीनों उत्तरा। ये मैं अगली बार आपको हो सकता है दूं, नहीं तो अभी के प्रश्न आएंगे। मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, अनुराधा है। इसमें यदि आप फसल बोएंगे तो उत्तम फसल होगी। ये चंद्र के नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूँ। 2 प्रकार के नक्षत्र होते, सूर्य के, चंद्र के। मैंने उसी बार सूर्य का जब आर्द्रा में प्रवेश हुआ तो रसायन प्रयोग का बताया था। उसी तरह से कृषि के बहुत सारे प्रयोग में चंद्र के नक्षत्र कब है, तो उत्तम नक्षत्र कौन सी फसल, जनरल फसल के लिए इतने नक्षत्र प्रशस्त माने गए। 3 उत्तरा है, मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र है। इसमें यदि बोएंगे तो उत्तम पाक होगा, ऐसा बताया है। अब आपको वो नक्षत्र भी देखना है, धीरे धीरे आगे डेवलप करना है वैदिक कृषि को। वैदिक कृषि मतलब ये नहीं है कि कहीं से आप खाद लाएंगे तैयार, कहीं से आप बीज लाएंगे और बो देंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, सब मजदूर कर देगा। तो वैदिक कृषि में अपने आप को भी इतना एक्टिव रखना पड़ेगा कि आपको सब देखना पड़ेगा कि कौन सा बीज कब बोया जाए। आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, सहाय चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, वो सभी हम लोग ऐसे ही देते हैं कि भाई ग्रंथ से पढ़ते हैं और आपको दे देते हैं कि भैया लो ये यहाँ पर प्रामाणिक रूप से बताया है। तो ये आप यदि एक बार उसका प्रायोगिक करेंगे, 5 किसान बड़े हो गए, जिसके पास बीज है, जिसके पास खेत है बड़ा, जिसको प्रयोग करने के लिए 2-4 एकड़ जमीन या 2 बीघा, 1 एकड़ भी जमीन है, आधा एकड़ भी जमीन है, वो दोनों करे। एक में सिंपल बोए कभी भी, और एक दिन के पहले उसको बोए, एक दिन बाद देखिए आप कितना फर्क आएगा दोनों फसल में। वो मैं नक्षत्र बताऊंगा, वो नक्षत्र मतलब इसमें लिखा है वो नक्षत्र में आप बोए, उत्तम कृषि की प्राप्ति वहां पर होगी। भारत में ये प्रयोग पहली बार गुरुजी ने बताया है वैदिक कृषि का, जिसको मंत्र औषधि कृषि कहते हैं, क्योंकि उसमें मंत्र भी बताए। और मंत्र से यदि बिच्छू का विष उतर जाता है, सांप का विष उतर सकता है मंत्र से। मंत्र से यदि बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है ये पृथ्वी पर। मंत्र का इतना बड़ा मनोविज्ञान है, मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, तो कृषि के ऊपर मंत्र का प्रभाव कैसे नहीं होगा, होगा ही। तो इस तरह से मैं मंत्र भी बताऊंगा आगे, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं लिया है। बहुत लोगों ने प्रश्न मुझे पूछा था, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वैदिक कृषि की बात करूंगा और उसमें ही मुझे फोकस करना है। जो जनरल चल रही है उसको आप पूछ लीजिए कि आपको कोई खाद डालना है तो आप जीवामृत बनाइए या और कुछ, उसमें मेरे पास वो बहुत लोग बताने वाले हैं ऑलरेडी। तो आप ऐसे प्रश्न प्लीज मुझे न करें, उसका डेटा बहुत गूगल में उपलब्ध है, जीवामृत का लेकर वर्मी कंपोस्ट का और अनेक प्रकार की देसी आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड्स का। तो ये सभी फॉर्मूला है, गूगल पर है, नरेश भाई को पूछ सकते हैं, दीपक भाई को पूछ सकते हैं, ये सब बातें उनको पूछ लीजिए। मैं जो फोकस करता हूँ वो समय को लेकर, टाइम को लेकर, नक्षत्र के समय को, कृषि की वपन को लेकर वो मैं बताऊंगा। तो ये आप एक कर दीजिए, खास करके शनिवार को और मंगलवार, इसमें बहुत जगह पर ऐसा मना किया गया है कि ये 2 वार को छोड़ दे। शनिवार को, मंगलवार को ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि ये 2 वार को छोड़ने का बताए, कोई भी वपन कर मतलब बीज को बोने के लिए। आगे मैं बताऊंगा रिक्ता तिथि को छोड़ देना है। तो रिक्ता तिथि अर्थात क्या होता है कि तिथि नहीं होती है, जैसे छठ षष्ठी हो गई आज सूर्योदय पे, कल सीधी अष्टमी होती है, उसका एक साइंस है वो मैं बताऊंगा, लेकिन रिक्ता तिथि को छोड़ने का यहाँ पर बताया है। अब ज्येष्ठ के अंतिम 3 दिन, देखिए ज्येष्ठ महीना होता है वो अंतिम 3 दिन, और आषाढ़ के पहले 3 दिन, मतलब आषाढ़ी बीज के आसपास का जो समय होता है, उस समय बारिश और उसका समय होता है कि वो एकदम वातावरण परिवर्तन होता है वो दिनों में। तो वो दिनों में जो बीज को बोने का मना किया। अभी हमारे यहाँ सुकन के लिए, शकुन के लिए आषाढ़ी बीज को एक उसको खेती में करते हैं, लेकिन वो शकुन के लिए ठीक है।
तो वो ज्यादातर उसको बोने का काम आषाढ़ी बीज को किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया है आषाढ़ के आरंभिक 3 दिन में ये नहीं करना है, उसके बाद स्टेबल वातावरण हो जाए उसके बाद आप उसको बीज को बो सकते हैं। और सारी बातें इसमें है, लेकिन इतना मैंने संक्षिप्त में कहा। अभी तो आगे मैं बता रहा हूँ, वो प्रयोग भी हुआ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि पहली जब आप पानी देते हैं बीज को, तो पहला जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है कि पहला ही तृप्ति, पहला अन्न आप कैसे ले गए उसके ऊपर से, मतलब हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्व की। तो ये केवल मनुष्यों में नहीं है, ये केवल व्यवहार में नहीं है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है फर्स्ट इंप्रेशन। आप पहली, और इसके लिए भी क्लासेस चल रहे हैं भगवत गीता के ये सिद्धांत को लेकर कि उसको कैसी फर्स्ट इंप्रेशन होनी चाहिए। पहला ही आप किसी को मिलने जाते हैं तो आपको कैसा, उसी तरह से हम बीज की आज बात करें तो पहला जब आप पानी देते हैं उसको दूध डालकर पानी देना है। मतलब दूध, अब आप कहेंगे कि भाई दूध को क्यों डालना है उसमें, तो दूध में बहुत सारे गुण है आयुर्वेद की दृष्टि से, और उसको पोषण देने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए, उसको उगाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए बहुत सारे दूध के गुण काम आएंगे। तो गाय का दूध कच्चा लेकर उसको आप प्रयोग करें। दीपक भाई ने प्रयोग किया है, मैं अभी उनको कहूंगा कि वो अपना प्रयोग बताएंगे। तो ये प्रयोग जिन्होंने दीपक भाई ने किया है दूध का, मुझे लगता है नरेश भाई ने भी किया होगा। तो ये बताइए कि पहली बार कम से कम दूध दे। दीपक भाई बता रहे थे कि 1 एकड़ में 5 लीटर दिया, ऐसे आइडियल उसका ज्यादा है, 10 लीटर का है। लेकिन ठीक है, अभी हमको महंगा होगा कुछ, तो 5 लीटर से ही कम से कम शुरू करें एकड़ में। तो लगभग मैंने नाप निकाला तो 8 से 10 लीटर दूध 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। 1 एकड़ जमीन पर जब हम पहला पीत करते हैं, जिससे पहले पानी पिलाते हैं, तब तो उसके साथ दूध डालना है। कैसे डालना है दीपक भाई ने प्रयोग किया है, दीपक भाई को पूछ लीजिए। दीपक भाई अभी अपना अनुभव बताएंगे कि उन्होंने ये जो दूध का प्रयोग किया, लगभग मेरे हिसाब से नरेश भाई ने भी किया है। तो सबसे पहले दीपक भाई बताएंगे। दीपक भाई ने दूध का प्रयोग किया, जब बीज बो दिया उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो वो पानी में दूध को डालना है। तो दीपक भाई को मैं विनंती करूंगा कि दीपक भाई आपने प्रयोग क्या किया और उसके परिणाम क्या है, क्योंकि मैं दोनों बताता हूँ, पहले प्रयोग बता देता हूँ, बाद में उसका रिजल्ट क्या आया वो आप उसको नोंद ले। तो क्या है कि एक प्रामाणिक माहिती सब पर जाएगी। मैं ऐसी झूठी बातें और अतिशयोक्ति करना बिल्कुल शास्त्र में निषेध है। उसका कारण कि मैं एक झूठ बोलूंगा, उसके ऊपर 50 लोग प्रयोग करेंगे, 50 की शक्ति गई, 50 के पैसे गए, उसकी मेहनत गई, तो उसका सबका पाप मुझे आया, क्योंकि मैंने इन लोगों को मिसगाइड किया। तो आप ये भरोसा रखिए, संस्कृत आर्य गुरुकुलम कभी भी कोई भी विषय में किसी को भी मिसगाइड नहीं करेगा, कोई स्वार्थ नहीं है। वो जो भी होगा हम प्रामाणिकता से बताएंगे, जो हमको पता नहीं होगा वो बताएंगे। हम सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते नहीं है, कुछ बातें हमारे ज्ञान से बाहर है तो वो हम नहीं जानते, मर्यादा है हमारी। तो ये दीपक भाई ने प्रयोग किया। दीपक भाई आप जो हुआ है वो बताइए कि आपने उसको कैसा अनुभव आपका रहा, जो हमने दूध का प्रयोग आपको वैदिक कृषि में बताया था। पहली बार आपने दूध का पियत किया, दूध को डाला, दूध को आपने बीज को दिया, तो उसका कैसा रहा दीपक भाई, क्या बताइए। दीपक जी अनम्यूट कीजिए आप। ओके, वीडियो भी ऑन करके अपना अनुभव बताइए प्लीज। ऑडियो भी चलेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी आए दीपक भाई। ऑडियो ठीक है गुरुजी? ऑडियो ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। हेलो, बोलिए बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने जो दूध का, गुरुजी ने बताया था मुझे कि पहला पानी जब बीज बोने के बाद मुझे पानी दिया था, वो हमने 5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, और 1000 लीटर का हमारे पास टैंक है, उसमें मिला के ड्रिप से खाद दे देते हैं। उसका हमने खाद कच्चा दूध का इस्तेमाल किया था हमने, और हमने बिल्कुल जो सुबह सुबह दूध निकलता है वो जाके हम फटाक से ले आते हैं जल्दी से जाके, और दूध लाके हमने, जो दूध गरम गरम निकलता है उसी को हमने तुरंत उसको सुबह सुबह हमने पानी के साथ बहा दिया।
तो लगभग 5 दिन हुआ था और पौधे की इतनी अच्छी थी कि जो आसपास के किसान है, हमारे वहाँ पे किसान है, तो उन्होंने कहा कि आपने कौन सी खाद डाली है, आपने कौन सी कंपनी की खाद डाली है, बताइए मुझे। तो हमने कहा हम तो यहाँ जैविक खेती। नहीं नहीं नहीं, बोले आपने कोई नई खाद डाली है ऐसी। तो वो ग्रोथ देख के वो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई नई खाद लाई है, कहीं बाहर से लाई है, विदेशी खाद लाई है। तो उनको ऐसा लगा कि ये खाद, इतनी अच्छी खाद कहाँ से ला ली इन्होंने, हमें भी दीजिए, हम भी डालेंगे अपने इसमें। और गुरुजी को मैंने इसका वीडियो भी भेजा हूँ, वीडियो और फोटो दोनों भेजा हूँ। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हेलो? नहीं आ रहे जी, आ रहे जी, बोलिए बोलिए। तो मैंने गुरुजी को भी लगातार मैंने वीडियो और फोटो दोनों भेजा हूँ कि देख सकते हैं कि ग्रोथ जो ग्रोथ मिली है वो इतनी अच्छी मिली है। ऐसा लगता है किसी ने वो बोले यूरिया डालते हैं ना, पहले हम फर्स्ट टाइम में यूरिया डालते हैं, तो यूरिया की जैसे ग्रोथ दिखी उन्हें उसमें। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका। तो ये ऐसा अनुभव रहा मेरा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका। आपको कितने लोग कॉल किए थे रिसेंटली? आपका नंबर बहुत शेयर किए थे हम लोग, कितने लोग कॉल किए थे रिसेंटली? कॉल किया था, फिर मैंने उन्हें बताया था। अभी रिसेंटली और फोन आया था मेरे पास एक हैदराबाद से। तो लोग कॉल कर रहे हैं ना आपसे? मैंने उनको बताया कैसे करना है, ये धान का बीज कैसे करना है। उन्होंने कहा कि आप जैसा बताएंगे मैं करूंगा, मैंने बोला। तो उनका धान भेज रहा हूँ। आपके हैदराबाद से फोन आया था। वेरी गुड भाई साहब। तो आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आचार्य जी आप कंटिन्यू कीजिए, दूसरा प्रयोग आने के बाद फिर दीपक जी फिर। శివ గారు, ఆచార్యజీ फिर co-host नहीं रहे। हेलो शिव गारू, शिव गारू, दीपक जी और आप बोलते रहिए, मैं उतने में आचार्य जी को ले लेता हूँ। दीपक जी, दीपक जी आपका अनुभव आगे बोलते रहिए, मैं उतने में आचार्य जी को ले लेता हूँ। तो जैसे अलग अलग बीज है, जैसे मूंग का बीज है या तुअर का बीज है, हमें देख लेना है कि कितने घंटे में डूबे रहने पर उसका छिलका ना निकले, क्योंकि उनके छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 2-3 घंटे में भिगोंगे तो उनका छिलका निकल जाएगा, तो हमें उस पर ध्यान देना है। तो हमने मिनिमम 4 घंटे डुबो कर रखा था उनको। और फिर सुखाने के बाद हमने घी का लेपन किया। लेपन करने के बाद हमने इसका विडंग और गूगल का धूपन दिया था। इसका वीडियो मैंने बना के रखा है, आप बोलेंगे तो आपको शेयर करूंगा। और बोने से जस्ट मतलब जैसे बोना हो उससे पहले हमने शहद का उसमें लेपन कर दिया। और यदि किसी देखना चाहता है कोई, मैं वैसे आज मेरी तबीयत खराब है, मैं खेत नहीं जा पाया आज, लेकिन मैं हमेशा खेत पे रहता हूँ और आप मुझे लाइव वीडियो देख सकते हैं कैसी फसल है, कैसे हम खाद बना रहे हैं। आप वीडियोस बना के भेजिए, हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे जी, ग्रुप में शेयर करेंगे। और आचार्य जी आगे है ना शिव गारू, आचार्य जी को होस्ट बनाइए, कुछ प्रॉब्लम आए आचार्य जी। आचार्य जी हैं? नहीं तो मयंक शेलावाला जी को भी आप बनाइए। आचार्य जी आ गया ना? जो अगर मयंक शेलावाला जी को देखिए, आचार्य जी का डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर मयंक
मयंक शेलावाला जी को और नरेश मकवाने जी को भी, आचार्य जी को था। फिर जी मयंक शेलावाला जी, शिवगर मयंक शेलावाला जी को बनाइए। अब आचार्य जी ज्वाइन हुए, आचार्य ज्वाइन हुए, शिवगर आचार्य जी ज्वाइन हुए। गुरुजी मयंक शेलावाला जी को, मयंक कोई नहीं है गुरुजी। नहीं मयंक शेलावाला जी हैं। MAY राइट। मेहुल जी, अभी मेहुल संस्कृति जी है, अभी नाम देखिए, गुरु जी ज्वाइन हुए। ओ मेहुल संस्कृति गुरुजी ज्वाइन हुआ। मैं को होस्ट, गुरुजी को होस्ट है, आचार्य जी को होस्ट है। आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए। ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಐತಮ್ಮ. आचार्य जी आप ऑडियो सेटिंग चेंज कीजिए। आचार्य जी को नहीं सुनाई देगा। अभी तक मयंक जी भी थे। आचार्य जी का ऑडियो क्या हुआ? मेहुल ऑडियो ऑन नहीं किए थे, ऑडियो अभी कनेक्ट तक हुआ। ऑन नहीं किए थे। इसमें देखो कुछ बात करने के लिए बोलिए। मैं भी ये तीसरा सेशन है। हाँ मयंक शेलावाला भी ज्वाइन हो रहे हैं। आचार्य जी फिर ज्वाइन हो रहे हैं। ओके ओके मयंक शेलावाला और आचार्य जी दोनों एक ही जगह बैठते हैं। ओके ओके मैं उनको को होस्ट बना दूंगा। आचार्य जी को होस्ट है, मयंक शेलावाला जी को भी को होस्ट बना दूंगा। फर्स्ट बनाइए। को होस्ट है। और नरेश जी का, नरेश मकवानी जी होने से मयंक जी आप को होस्ट हैं। मयंक जी आप अनम्यूट कीजिए। यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम है? आचार्य जी का ऑडियो नहीं ऑन हो रहा है। एक मिनट। और आचार्य जी को वॉइस सुनाई दे रहा है। थोड़ा वो वॉइस सेटिंग चेंज करना है आचार्य जी। हाँ वॉइस सेटिंग चेंज किया। हेलो तो मयंक जी का उसमें स्टाफ बात कीजिए आचार्य जी। हाँ ओके ओके आज बात कीजिए। ओके आचार्य जी कंटिन्यू कीजिए। कुछ सेटिंग नहीं, कुछ तकलीफ है। ठीक है, इससे कंटिन्यू करते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है अभी ओके अभी तो बात की। आपको सुनाई दे रहा है पूरा? ना परफेक्ट आचार्य जी, परफेक्ट सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहे आचार्य जी, परफेक्ट। हेलो बढ़िया है आचार्य जी। तो
मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार के सबसे पहले जो पीत देना है, उसको पान कराना है, वो बताया गया है सबसे उत्तम वो दूध का होता है। और वो अनुभव भी है कि दूध से पिलाया तो दूध वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उसको पोषण देता है, जर्मिनेशन ग्रोथ बढ़ाता है। दूसरी बात वैदिक कृषि में यह आती है कि उसके बाद कहीं कहीं उसको मधु के साथ, विडंग के साथ, उसको विडंग इसलिए बताया है क्योंकि उसमें कोई भी कृमि न खा जाए, छोटे छोटे कीट खा जाते हैं। तो आप विडंग का पानी बनाकर या मधु के साथ विडंग को देकर, विडंग करके एक औषधि आती है जिसको वाई विडंग भी कहते हैं, उसका या तो क्वाथ बनाकर पानी में बनाकर उसमें भिगोकर उसके सुखा कर दे सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे ही उसको रगड़ कर दे सकते हैं, या उसका चूर्ण थोड़ा आप जहां बीज बोते वहां थोड़ा थोड़ा चूर्ण यदि अंदर डाल देते हैं तो कीट वहां पर नहीं आते। ऐसी 2-3 औषधि बताई है। एक वचा के है, उसके गंध से कीट भाग जाते हैं, तो बीज को खा नहीं सकते हैं। नहीं तो कोई कीट वगैरह बीज खा जाते हैं तो वो बीज फलता नहीं है, वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो ये कहीं कहीं विडंग की भी बात आती है। मधु के साथ विशिष्ट प्रयोग में बाद में बताने ही वाला हूं, तो अभी एक सामान्य में प्रयोग पहले बता देता हूं सब कुछ, और उसके बाद हम विशेष प्रयोग के बारे में हम पूरा का पूरा लिस्ट बनाकर आपको दे देंगे। दूसरी बात, कुछ कृषि में आपको वृक्ष अवश्य बोने होते हैं जो वृक्ष फायदा करते हैं, खास करके पूर्व की तरफ लोगों किसानों को ये होता है कि हम सब्जी बो रहे हैं या और कुछ बो रहे हैं, तो यदि पेड़ बो देंगे तो उसके छांव आएगी, और छांव आएगी तो वो होंगे नहीं, मतलब सब्जियां वगैरह होंगी नहीं या और कोई नहीं होगा। तो उसके लिए एक नियम बनाया है कि पूर्व की दिशा में आप लंबे हो ऐसे वृक्ष लगाएं। उसके 2-3 फायदे हैं। तो इसके लिए खास करके पूर्व की दिशा में आप ऐसे वृक्ष लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसमें छांव ज्यादा नहीं आएगी लेकिन पेड़ बड़े होंगे, तो पेड़ का भी लाभ हो जाएगा, और उसमें छांव नहीं आएगी तो और भी आसपास उसके उग सकती है वनस्पति। उसका एक बड़ा विज्ञान है कि वो किस तरफ से आपको लगाना है, कैसे लगाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पवन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। आपका भी एक पवन की दिशा जान लेना कि किस तरफ से पवन आकर किस तरफ जा रहा है, वायु की दिशा किस तरफ की है, ये एक बहुत जानना जरूरी होता है। उससे बहुत हम अनुमान कर सकते हैं, अगली फसल का भी अनुमान कर सकते हैं, विशिष्ट विधि है, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात, पानी को लाने वाले कौन से पौधे हैं, और ज्यादा हमारा जो भूमि को अच्छे कौन से पौधे हैं, उसमें से एक तो शमी वृक्ष को आपको बोना है, वो बड़ा नाइट्रोजन का सोर्स है, वो मैंने पहले बताया था। उसके पत्ते गिरते हैं तो जमीन में बहुत कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं बिना खाद के। तो शमी वृक्ष आप वहां पर बोए, जमीन पर किसी भी एंगल पर बो सकते हैं उत्तर दिशा में। मैं इसका भी एक चार्ट बनाकर आपको दूंगा। दूसरा, ओदुम्बर है, वो आप उत्तर की तरफ बोए ताकि उत्तर की तरफ पानी का संग्रह हो, और सारी नदियां जो हमारा पानी का प्रवाह है वो ज्यादातर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, तो वो प्रवाह आपके खेत में ही उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, उत्तर में वो संग्रहित हो जाए। ओदुम्बर का वृक्ष लगाए, ओदुम्बर 5-7 ओदुम्बर लगा दीजिए, तो ओदुम्बर पूरा पानी को इसको संचय करता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो पानी को रख लेता है, कम पीता है खुद और रखता ज्यादा है, इसलिए उसमें जीवनीय तत्व ज्यादा होने से उसके फ्रूट में तुरंत जीव जंतु आ जाते हैं। आप देख सकते हैं उसका फ्रूट आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत उसमें बारिश हुई तो तुरंत बहुत कीड़े लग जाते हैं। उसमें बहुत ही पोषक तत्व है, और वो पोषक तत्व होने के कारण वो जमीन को भी बहुत जरूरी होता है वो पोषक तत्व। तो ये आप ओदुम्बर के पेड़ वहां लगा सकते हैं ताकि वो पानी का शोषण करे। एक वृक्ष खास न लगाए, नीलगिरी जिसको कहते हैं, तो नीलगिरी का पौधा होता है, वो जमीन में से पानी खींच लेता है और उसका बाष्पीभवन करके वो ऊपर चला जाता है। तो जहां गंदा पानी भरा रहता हो और आपको लगता है कि इधर पानी गंदा पानी भरा रहता हो, ऐसा स्थान हो, वहां पर नीलगिरी को लगाना है। खेत में नीलगिरी को नहीं लगाना है। खेत पर नीलगिरी लगाएंगे तो वो पानी के पूरी की पूरी खींच कर जमीन को बंजर बना देगी, पानी का कमी हो जाएगी, पानी की कमी। यहाँ पर एक बबूल, एक प्रकार का बबूल बोया गया था, कांटे वाला वृक्ष। आपको पता है कांग्रेस की सरकार ने गुजरात में बहुत प्रचार करके उसके बीज को बांटा था और बहुत सारे वो बोए। अब क्या हुआ, वो निकालने के पैसे देने पड़ते अभी,
क्योंकि वो 20-25 साल पहले आ गया था। जब हम छोटे छोटे थे तो हमको पता है कि वो सब जगह उसके बीज बोए, और वो कितनी भी जमीन ऐसी हो, पथराल हो, उसमें वो बबूल के जैसा पेड़ एक हो जाता है, जिसको हम राम बावड़ यहाँ पर कहते हैं। लेकिन वो जहां पर उगता है वहां कुछ नहीं उग सकता है, वो जमीन को बिल्कुल बंजर बना देता है। तो ऐसे पेड़ पौधे न बोए जाने बिना वो पेड़, और नए नए जो विदेशी पौधे आते हैं वो भी न बोए, वो भी बंजर बना सकते हैं जमीन को। इसलिए जो हमारी एक आयुर्वेद की संहिताओं में जिसका, या कृषि के ग्रंथों में जिस पेड़ पौधों का वर्णन है, वही पेड़ पौधे आप लगाइए, तो आपको खेती में भी उसका बहुत ही फायदा होगा। एक पूरा का पूरा मैं एक बनाकर आपको अगली बार पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाकर किस साइड में कौन सा पेड़ बोना है आपको, ताकि आपको खेती में अच्छा रहे, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि आपको कौन सा पेड़ लगाना है और किस दिशा में लगाना है। आगे खाद की और पित्त की, मतलब कौन सा खाद देना है और पित्त कब और नक्षत्र वाइज उसको कैसे हमको देखना है, वो सारी बातें हम अगली बार करेंगे। अभी मुझे लगता है कि नरेश भाई को कुछ कहना हो तो नरेश भाई कहेंगे, बाकी हम समाप्त करते हैं। नरेश भाई, हेलो नरेश भाई। शिवगारू, नरेश भाई को देख के कुछ बताना है उनका अनुभव। हाँ गुरुजी, एक्चुअली नरेश मकवाना जी, नरेश भाई को होस्ट है ना जी, को होस्ट है, वो अनम्यूट कर सकते हैं। नो नो नो, एक्चुअली नहीं नरेश मकवाना जी नहीं है। ओके, उसका मकवाना कुछ सविता मकवाना होगा। नहीं नरेश मकवाना जी हैं। नरेश मकवाना जी आपको होस्ट है। हाँ, तो ये नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे अपना अनुभव तो कहे, नहीं तो फिर पूर्ण करते हैं। नहीं, इस हेलो, हाँ, ये आज के दिन में कोई अनुभव शेयर करना जैसा नहीं है, लेकिन अगले इसमें जरूर शेयर करूंगा। जो है वो जो सिंचन किया हमने दूध के साथ में जी, हाँ, तो वो है, हम उसको फॉलियर स्प्रे में किया था, उसका रिजल्ट्स में अगले इसमें शेयर करूंगा जरूर। ओके, तो अगली बार आप शेयर करेंगे कि भाई आपने जो दूध के साथ ये वैदिक प्रयोग स्प्रे का किया है उसमें क्या किया था। तिलहन का देखिए, बहुत लोग तिल का पूछ रहे हैं, अभी उसको संस्कारित करने के लिए मैं अगले बार बताने वाला हूँ। उसका भूमि संस्कारित करने के लिए तिल को, और तिल को किस तरह से संस्कारित करना है, दोनों को बताऊंगा। वो भूमि संस्कार की बात आएगी, तिल की तो पहली फसल तिल की बोनी है थोड़ी बहुत, ऐसा बताया है, क्योंकि वो कुछ कारण होगा, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के लिए चाणक्य ने ऐसा बताया होगा। वो मैं अगली बार ये बात लेने वाला हूँ, तो वो विषय अगली बार पूरा का पूरा लूंगा, तो ये मैं बात अगली बार ही करूंगा। हाँ, और कोई किसी को कुछ है तो बताइए। ओके, ठीक है आचार्य जी। तो कल रात को 9 बजे कल रात को 9 बजे संस्कृत का क्लास है। ठीक है, संस्कृत क्लास है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नहीं तो हमारा तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं आप कम लोग जुड़ने से, तो इसलिए ओके। शिव प्रसाद जी।